इस स्लाइड का कोर पॉइंट ये है कि नॉन अलाइनमेंट कोई वेग मॉरल पोज नहीं था। ये कोल्ड वॉर के पावर स्ट्रक्चर का सोचा समझा जवाब था। देखो, 1945 के बाद वर्ल्ड दो बड़े पावर कैंप्स में टूट गया। एक साइड यूएस लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, दूसरी साइड यूएसएसआर लेड कम्युनिस्ट ब्लॉक। जब वर्ल्ड बायपोलर हो जाए तो छोटे और नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स पर प्रेशर बढ़ता है कि तुम किस कैंप में जाओगे। अब सवाल यह है, इंडिया ने सीधा किसी कैंप के साथ क्यों ज्वाइन नहीं किया? क्योंकि अलाइनमेंट का मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं होता। उसका मतलब होता है अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा दूसरे पावर के स्ट्रेटेजिक एजेंडा से बांध देना। समझ आया? इसीलिए इंडिया ने स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग चूज की। यहां नॉन अलाइंड मूवमेंट या नैम को समझना जरूरी है। नॉन अलाइनमेंट का सिंपल मतलब न्यूट्रलिटी रहना नहीं था। न्यूट्रलिटी मोस्टली वॉर के वक्त पैसिव डिस्टेंस होती है। नॉन अलाइनमेंट एक्टिव चॉइस थी। हर इशू को अपने नेशनल इंटरेस्ट और एंटी कॉलोनियल प्रिंसिपल्स के बेस पर जज करना। सोचो जरा, अगर इंडिया सीटो या सेंटो जैसे मिलिट्री पैक्ट्स में चला जाता तो क्या होता? मिलिट्री कमिटमेंट्स बढ़ते, डिफेंस बर्डन बढ़ता और डोमेस्टिक डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज कम पड़ते। स्लाइड के नीचे जो सर्कुलर डायग्राम है उसमें यही चेन दिख रही है। डिफेंस पैक्ट्स अवॉइड करो, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस बढ़ेगा, डिप्लोमैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, इकोनॉमिक कैपेसिटी बिल्ड होगी और एंड रिजल्ट होगा सॉवरेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बिल्कुल यही मेन लॉजिक था। मैप पर ब्लू रेड डिवाइड, आयरन कर्टन और एशिया में प्रॉक्सी वॉरफेयर थिएटर्स भी इसी बात को डीपन करते हैं। कोल्ड वॉर सिर्फ यूरोप का डिस्प्यूट नहीं था। कोरिया, वियतनाम और दूसरे रीजन्स में सुपर पावर कंपटीशन प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू चलता था। इंडिया ने इक्विडिस्टेंस इसलिए मेंटेन की ताकि उसका इंटरनल नेशन बिल्डिंग एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट मशीनरी का हिस्सा ना बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। फॉरेन पॉलिसी का लिंक डायरेक्ट डोमेस्टिक डेवलपमेंट से था। बेलग्रेड 1961 की फॉर्मलाइजेशन ने नैम को इंस्टीट्यूशन बना दिया। इससे इंडिया को एक थर्ड जियोपॉलिटिकल वेक्टर मिला। अब इंडिया सिर्फ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ सोवियत नहीं था। वो डीकॉलोनाइजेशन, एंटी अपार्थाइड, रेशियल जस्टिस और ऑटोनमस पॉलिसी मेकिंग का वॉइस बन गया। बैंडुंग 1955 का रेफरेंस भी इसी सॉलिडारिटी का प्रिल्यूड था। तो स्लाइड का डीपेस्ट लेसन ये है, नॉन अलाइनमेंट वीकनेस से पैदा नहीं हुआ। ये सॉवरेनिटी को प्रैक्टिकल तरीके से प्रोटेक्ट करने का डिजाइन था। मतलब इंडिया ने कैंप पॉलिटिक्स से बचकर अपनी चॉइस की स्पेस बनाई। क्लियर है? ये स्लाइड दिखाती है कि 1971 में इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को छोड़ा नहीं, बल्कि उसको फ्लेक्सिबल तरीके से यूज किया। बहुत लोग गलत समझते हैं कि इंडो सोवियत ट्रीटी का मतलब था इंडिया सडनली सोवियत कैंप में चला गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको टैक्टिकल रीअलाइनमेंट समझो, परमानेंट आइडियोलॉजिकल सरेंडर नहीं। कॉन्टेक्स्ट देखो, बांग्लादेश लिबरेशन क्राइसिस के वक्त यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सेस का प्रेशर बन रहा था। पाकिस्तान के थ्रू किसिंजर का सीक्रेट बीजिंग ट्रिप हुआ। चाइना फैक्टर एक्टिव था और यूएस का टिल्ट भी पाकिस्तान की तरफ था। ऐसे मोमेंट पर इंडिया को सर्वाइवल लेवल स्ट्रेटेजिक कवर चाहिए था। तो 1971 ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन एक शील्ड बनी। अब सवाल, ट्रीटी ने एग्जैक्टली क्या दिया? पहला, डिप्लोमैटिक इंश्योरेंस। यूएनएससी में सोवियत वीटो प्रोटेक्शन का मतलब था कि इंडिया पर एक्सटर्नल कोएजन कम हो गया। दूसरा, डिफेंस प्रोक्योरमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिला, जिससे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन स्ट्रांग हुई। तीसरा, डिटरेंस इफेक्ट क्रिएट हुआ। मतलब इंडिया ने मैसेज दिया कि अगर रीजनल क्राइसिस एस्केलेट हुआ तो वो आइसोलेटेड नहीं है। यहाँ नॉन अलाइनमेंट का मैच्योर फॉर्म दिख रहा है। प्रिंसिपल ये नहीं था कि कभी किसी से क्लोज मत हो। प्रिंसिपल ये था कि अपनी ऑटोनॉमी को बचाने के लिए इशू स्पेसिफिक सपोर्ट लो। मेक सेंस? स्लाइड का थ्रेट मैट्रिक्स बहुत यूजफुल है। प्री 1971 इंडिया को टू फ्रंट वल्नरेबिलिटी के फ्रेम में दिखाया गया है, जहां वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों प्रेशर पॉइंट्स थे। पोस्ट 1971 मैप में बांग्लादेश अलग दिख रहा है और स्ट्रेटेजिक पिक्चर बदल गई। इसका मतलब सिर्फ टेरिटोरियल चेंज नहीं, साउथ एशिया का पावर बैलेंस फंडामेंटली शिफ्ट हो गया। पाकिस्तान का डिसमेंबरमेंट हुआ और इंडिया की रीजनल प्राइमेसी शार्पली इंक्रीज हुई। ये हेजेमनी वर्ड यहाँ अब्यूजिव सेंस में नहीं, बल्कि रीजनल डोमिनेंस के एनालिटिकल सेंस में यूज हो रहा है। अब शिमला अग्रीमेंट 1972 को देखो। ये वॉर के बाद का इंस्टीट्यूशनल स्टेप था। इसने कश्मीर इशू को बायलैटरल फ्रेम में लॉक करने की कोशिश की। क्या मतलब? कि एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को मीडिएशन का स्कोप कम मिले और इंडिया पाकिस्तान इक्वेशन पर इंडिया का स्ट्रक्चरल एडवांटेज बना रहे। सो मिलिट्री विक्ट्री को डिप्लोमैटिक आर्किटेक्चर में कन्वर्ट किया गया। ये बहुत एडवांस स्टेट क्राफ्ट है।
तो स्लाइड का कोर लेसन ये है कि 1971 ने इंडिया को सिखाया ऑटोनॉमी कभी-कभी रिजिड डिस्टेंस से नहीं, स्मार्ट कन्वर्जेंस से प्रोटेक्ट होती है। जब सिस्टेमिक थ्रेट हाई हो, तब कैलिब्रेटेड पार्टनरशिप ऑटोनॉमी को कम नहीं, कभी-कभी ज्यादा सिक्योर करती है। बिल्कुल ठीक। इसीलिए 1971 इंडियन फॉरेन पॉलिसी का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यहाँ स्टोरी एक बड़े झटके से स्टार्ट होती है। 1991 सोवियत कोलैप्स। इंडिया के लिए यूएसएसआर सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एंकर था। जब वो सिस्टम ही टूट गया तो इंडिया को दो लेवल पर शॉक लगा। पहला, एक्सटर्नल लेवल पर बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया और यूएस लेड यूनिपोलर ऑर्डर उभर आया। दूसरा, इंटरनल लेवल पर इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में फंस गया, तो फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी दोनों को एक साथ रीसेट करना पड़ा। ये स्लाइड इसी डबल ट्रांजिशन को समझाती है। अब सिंपल क्वेश्चन, इकोनॉमिक क्राइसिस का रिलेशन फॉरेन पॉलिसी से क्या? बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। जब फॉरेक्स रिजर्व्स गिर जाएं, इंपोर्ट्स मैनेज करना मुश्किल हो और ग्रोथ मॉडल सस्टेन ना हो, तो स्टेट को अपनी एक्सटर्नल पार्टनरशिप्स बदलनी पड़ती हैं। इंडिया का पुराना ऑटार्किक यानी ज्यादा इनवर्ड लुकिंग मॉडल प्रेशर में आ गया। लिबरलाइजेशन इसलिए आई क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक रिफॉर्म का चॉइस नहीं था, ये ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की नेसेसिटी बन चुकी थी। ग्राफ में लिबरलाइजेशन के बाद जीडीपी लाइन ऊपर जाती दिखती है, जबकि इंडो रशियन ट्रेड रिलेटिव डिक्लाइन दिखाता है। विजुअल का मैसेज क्लियर है, ओल्ड डिपेंडेंस से नया डाइवर्सिफिकेशन। डिप्लोमैटिक रीस्ट्रक्चरिंग भी यहीं से निकली। इंडिया ने वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज के साथ टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और मार्केट एक्सेस के लिए टाइज डीपन किए। इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया अपनी ओल्ड कमिटमेंट्स भूल गया, मतलब ये था कि सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए वाइडर नेटवर्क बनाना जरूरी था। देखो, फॉरेन पॉलिसी तभी इफेक्टिव होती है जब इकोनॉमी उसको सपोर्ट करे। वीक इकोनॉमी के साथ ऑटोनमस डिप्लोमेसी सस्टेन करना मुश्किल होता है। समझ आया? अब लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 को समझो। ये सिर्फ ट्रेड इनिशिएटिव नहीं था, आसियान की तरफ स्ट्रेटेजिक रीकैलिब्रेशन हुआ। क्यों? एक, एशियन टाइगर इकोनॉमीज के साथ ग्रोथ लिंकेजेस बनाने के लिए। दो, एशिया में इंडिया की रेलेवेंस रिस्टोर करने के लिए। तीन, चाइना के राइजिंग रीजनल इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए। मैप में जो मैरिटाइम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रूट्स दिख रहे हैं, वो बताते हैं कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर बन रहे थे। आसियान रीजनल फोरम एंट्री भी इसीलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंडिया इकोनॉमिक और सिक्योरिटी दोनों कॉन्वर्सेशन में विजिबल होना चाहता था। 1991 के बाद इंडिया ने एक हार्ड लेसन सीखा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तभी रियल होती है जब इकोनॉमी रेजिलिएंट हो और पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाइड हों। अगर एक ही पिलर पर पूरा एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी टिक्का हो और वो पिलर गिर जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली, पूरा मॉडल हिल जाएगा। इसलिए इस स्लाइड का एसेंस है इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लस डिप्लोमैटिक डाइवर्सिफिकेशन। यही पोस्ट कोल्ड वॉर इंडिया का न्यू ऑपरेटिंग लॉजिक बना। इस स्लाइड में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट दिख रहा है। नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट। दोनों सेम नहीं है। नॉन अलाइनमेंट कोल्ड वॉर बायपोलैरिटी का आंसर था। मल्टी अलाइनमेंट एक फ्रैगमेंटेड, कंपेटिटिव, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड का आंसर है। सिंपल शब्दों में, इंडिया अब एक ही कैंप से डिस्टेंस मेंटेन करने की जगह अलग अलग पावर्स के साथ अलग अलग डोमेन्स में काम करता है। सिक्योरिटी के लिए एक पार्टनर, एनर्जी के लिए दूसरा, टेक्नोलॉजी के लिए तीसरा और रीजनल डिप्लोमेसी के लिए चौथा। इसको ही प्रैग्मैटिक मल्टी डायरेक्शनल एंगेजमेंट बोला गया है। अब स्ट्रेटेजिक हेजिंग का मतलब समझो। हेजिंग मतलब अनसर्टेनिटी के टाइम पर अपने ऑप्शंस ओपन रखना। अगर वर्ल्ड में पावर राइवलरी हाई हो तो एक साइड पर फुल बेट लगाना रिस्की हो सकता है। इंडिया क्या करता है? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को मेंटेन करता है, लेकिन सिक्योरिटी कैलकुलेशंस को भी अलग से शेप करता है। स्लाइड के नेटवर्क डायग्राम में यूएस, रशिया, यूरोप, ब्रिक्स, क्वाड, गल्फ, सेंट्रल एशिया सब इंटरकनेक्टेड दिख रहे हैं। ये बताता है कि इंडिया एक फिक्स लाइन पर नहीं चल रहा, वो ओवरलैपिंग सर्कल्स के बीच अपनी जगह बना रहा है। डी हाइफनेशन पॉलिसी को मिडिल ईस्ट एग्जाम्पल से समझाया गया है। पहले अप्रोच ये थी कि इजराइल के साथ टाइज अरब वर्ल्ड के रिएक्शन के हिसाब से कंस्ट्रेंड रहते थे, मतलब एक रिलेशन दूसरे रिलेशन को डिफाइन करता था। न्यू अप्रोच ये कहती है कि बायलैटरल टाइज को इंडिपेंडेंटली देखो। तो इंडिया इजराइल के साथ टेक एंड डिफेंस डीपन कर सकता है और साथ
साथ ही सऊदी अरेबिया, यूएई, पैलेस्टाइन सबके साथ अपने अपने ट्रैक्स पर रिलेशंस चला सकता है। ये जीरो सम डिप्लोमेसी को तोड़ता है। बिल्कुल यही डी-हाइफनेशन है। इश्यू बेस्ड कोएलिशंस भी इसी लॉजिक का एक्सटेंशन है। इंडिया हर प्रॉब्लम के लिए सेम पार्टनर्स यूज नहीं करता। क्लाइमेट चेंज हो तो एक ग्रुपिंग, काउंटर टेररिज्म हो तो दूसरी, ट्रेड हो तो तीसरी, डिजिटल इश्यूज हो तो चौथी। इसका फायदा क्या? रिजिड अलायंस कमिटमेंट से बचकर इंडिया मॉड्यूलर कोऑपरेशन करता है। इससे ऑटोनॉमी भी बची रहती है और आउटकम्स भी मिलते हैं। तो स्लाइड का डीपर मैसेज ये है कि आज की फॉरेन पॉलिसी में प्योरिटी से ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी मैटर करती है। प्रिंसिपल खत्म नहीं हुआ, प्रिंसिपल का फॉर्मेट बदला है। अब ऑटोनॉमी का मतलब आइसोलेटेड रहना नहीं, बल्कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स को ऐसे मैनेज करना है कि किसी एक पावर पर डिपेंडेंस डेंजरस लेवल तक ना बढ़े। गुड, इसी को स्ट्रेटेजिक हेजिंग और मल्टी अलाइनमेंट का प्रैक्टिकल मिक्स कह सकते हैं। ये स्लाइड 21st सेंचुरी इंडिया को एक नए फ्रेम में रखती है। नॉट जस्ट अ बैलेंसिंग स्टेट बट अ शेपिंग स्टेट। पहले पॉइंट में मल्टीपोलैरिटी की बात है। इसका मतलब है कि ग्लोबल पावर अब सिर्फ एक या दो कैपिटल्स में कॉन्सेंट्रेट नहीं है। यूएस इंपॉर्टेंट है, चाइना राइज कर रहा है, यूरोप रेलेवेंट है, रशिया सिक्योरिटी इक्वेशन में है, गल्फ कैपिटल और एनर्जी में इंपॉर्टेंट है, और मिडिल पावर्स भी ज्यादा विजिबल हो रहे हैं। ऐसे वर्ल्ड में इंडिया खुद को एक स्टेबलाइजिंग मिडिल पावर और सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में प्रेजेंट करता है। मतलब इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करना चाहता, वो नॉर्म्स और एजेंडाज को इन्फ्लुएंस भी करना चाहता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी 2.0 इसीलिए इंपॉर्टेंट टर्म है। ओल्ड ऑटोनॉमी ज्यादा पैसिव डिस्टेंस पर बेस्ड थी। न्यू ऑटोनॉमी एक्टिव चॉइस मैक्सिमाइजेशन पर बेस्ड है। सोचो जरा, फ्रैगमेंटेड ऑर्डर में स्मार्ट स्टेट क्या करेगा? वो हर इशू पर अपने ऑप्शंस एक्सपैंड करेगा, किसी सिंगल ब्लॉक में फुल्ली लॉक नहीं होगा, और जहां पॉसिबल हो रूल्स शेपिंग में रोल लेगा। यही इंडिया करने की कोशिश करता है। मैप पर जो मल्टीपल एरोज और हब्स दिख रहे हैं, वो इसी आउटरीच को सिंबलाइज करते हैं। अब ग्लोबल साउथ लीडरशिप पर आओ। इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रीवेंसेस को आर्टिकुलेट करता है। डेट प्रेशर, क्लाइमेट फाइनेंस की कमी, अनफेयर रिप्रेजेंटेशन और टेक्नोलॉजी एक्सेस गैप्स। यहां लीडरशिप का मतलब चैरिटी नहीं होता, इसका मतलब है एजेंडा फ्रेमिंग। जब इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात करता है, तो वो कह रहा होता है कि ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में डेवलपिंग वर्ल्ड की कंसर्न्स को सेंटर स्टेज मिलना चाहिए। यूएनएससी रिफॉर्म का पॉइंट भी इसी लार्जर जस्टिस क्लेम का हिस्सा है। नीचे जो सर्कल्स बने हैं उनमें क्लाइमेट एक्विटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड एनर्जी हेल्थ और अफ्रीकन आउटरीच जैसी थीम्स दिख रही हैं। ये रैंडम लिस्ट नहीं है, ये बताता है कि इंडिया साउथ साउथ कोऑपरेशन को सिर्फ स्लोगन से नहीं, पॉलिसी थीम्स के थ्रू डिफाइन करना चाहता है। G20 यहाँ ब्रिज प्लेटफॉर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि G20 में नॉर्थ भी है, साउथ भी, वेस्ट भी है, इमर्जिंग पावर्स भी। तो इंडिया अपने आप को ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के बीच कनेक्टर के रूप में प्लेस करता है। स्लाइड का कोर लेसन ये है कि 21st सेंचुरी इंडिया अपनी आइडेंटिटी को दो तरह से यूज करता है। एक तरफ राइजिंग पावर, दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ एडवोकेट। दोनों को जोड़ना ही आर्ट है। अगर इंडिया सिर्फ ग्रेट पावर स्टाइल बोले तो साउथ का ट्रस्ट कम हो सकता है। अगर सिर्फ मॉरल वॉइस बने तो हार्ड पावर क्रेडिबिलिटी वीक लग सकती है। इसलिए सिंथेसिस जरूरी है। क्लियर है? यही इस स्लाइड का स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। इस स्लाइड का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद नैम का क्या काम बचा। बहुत लोगों ने कहा कि जब सुपर पावर राइवलरी ही नहीं रही तो नैम इररेलेवेंट हो गया। पहली नज़र में ये बात सही लग सकती है, क्योंकि नैम ओरिजिनली बायपोलर एरा का प्रोडक्ट था। टेबल में भी दिख रहा है कि उस वक्त कोर थ्रेट सुपर पावर इंपीरियलिज्म था, प्राइमरी टूल पॉलिटिकल नॉन अलाइनमेंट था और इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर आइडियोलॉजिकल सॉलिडारिटी जैसा था। लेकिन क्या एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ मिलिट्री ब्लॉक्स के थ्रू होता है? नहीं, फॉर्म बदल सकता है। इसीलिए स्लाइड नैम के रीडेफिनेशन पर जोर देती है। 21st सेंचुरी में चैलेंज मिलिट्री कैंप से कम और इकोनॉमिक नियोकोलोनियलिज्म, डेट ट्रैप्स, एसिमेट्रिक ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट इनजस्टिस और टेक्नोलॉजी मोनोपोली से ज्यादा आता है। समझ लो, पहले प्रेशर टैंक्स और मिसाइल्स के फॉर्म में दिखता था, आज प्रेशर ट्रेड रूल्स, फाइनेंस, पेटेंट्स, सप्लाई चेन्स, डिजिटल कंट्रोल और रेटिंग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में आ सकता है।
तो नैम की ओरिजिनल स्पिरिट यानी ऑटोनॉमी और जस्टिस अब भी रेलेवेंट हो सकती है, बस उसका इशू सेट बदल गया। टेबल का कंपैरिजन बहुत हेल्पफुल है। बायपोलर एरा में नॉन अलाइनमेंट एक पॉलिटिकल टूल का, आज मल्टी अलाइनमेंट और इशू बेस्ड कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिकल टूल बन गए हैं। पहले एनआईईओ जैसी डिमांड्स थीं, आज डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म, क्लाइमेट फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ जस्टिस, डिजिटल इंक्लूजन जैसे इश्यूज सेंटर में हैं। यानी आइडियोलॉजिकल प्योरिटी से प्रैग्मेटिक साउथ साउथ कोऑपरेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल ठीक, कलेक्टिव बार्गेनिंग का आइडिया यहाँ सेंट्रल है। नैम कंट्रीज की स्ट्रेंथ इंडिविजुअली कम हो सकती है, लेकिन न्यूमेरिकली बहुत बड़ी है। अगर लार्ज ग्रुप कोऑर्डिनेटेड वॉइस दे तो डब्ल्यूटीओ, सीओपी, डेवलपमेंट फाइनेंस और यूएन रिफॉर्म जैसे फोरम्स में प्रेशर बिल्ड होता है। नीचे जो क्राउड इमेज और लेवर ग्राफिक हैं, वो इसी बात को विजुअली दिखाते हैं, नंबर्स को लेवरेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। लेकिन यहाँ एक शार्प क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, क्या सिर्फ नंबर्स इनफ है? नो, नॉट एग्जैक्टली। नंबर्स तभी काम करते हैं जब एजेंडा कोहेरेंट हो और मेंबर्स के इंटरेस्ट्स मिनिमम लेवल पर अलाइन करें। तो स्लाइड का रियल मैसेज ये है कि नैम को म्यूजियम पीस की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर उसको ओल्ड स्लोगन्स के साथ रिपीट किया जाएगा तो वो वीक लगेगा, पर अगर उसको ग्लोबल साउथ बार्गेनिंग प्लेटफॉर्म के रूप में रीडिज़ाइन किया जाए तो उसकी यूटिलिटी फिर से बन सकती है। यही रेलेवेंस डिबेट का मैच्योर आंसर है। ये स्लाइड बताती है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मेन थिएटर कैसे शिफ्ट हुआ। पहले यूरोप और अटलांटिक जोन को सेंट्रल माना जाता था, अब फोकस इंडो पैसिफिक पर आ गया है। क्यों? सबसे बड़ा रीजन चाइना का रैपिड राइज है, स्पेशली उसकी मैरीटाइम एक्सपेंशन, ट्रेड रीच, नेवल प्रेजेंस और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप। जब इकोनॉमिक फ्लोज, सी लेन्स, चोक पॉइंट्स और मिलिट्री प्रेजेंस एक ही वाइडर मैरीटाइम स्पेस में कनेक्ट होने लगते हैं, तब ज्योग्राफी को नए तरीके से सोचना पड़ता है। इसी से इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट निकला। इंडो पैसिफिक का मतलब सिंपल है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को अलग अलग थिएटर्स की तरह नहीं, एक लिंक्ड स्ट्रेटेजिक स्पेस की तरह देखना। स्लाइड के मैप में 9 डैश लाइन, मलाक्का स्ट्रेट, बाब एल मंदेब और मेजर सी लेन्स का रेफरेंस इसी कनेक्शन को हाईलाइट करता है। सोचो, ट्रेड, एनर्जी और नेवल मूवमेंट किन रूट से जाता है? अगर इन सी लेन्स पर कंटेस्ट बढ़े तो एशिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों इंपैक्ट होंगी। इसीलिए इंडो पैसिफिक एक एब्स्ट्रैक्ट स्लोगन नहीं, ये मैरिटाइम पावर पॉलिटिक्स का ऑपरेशनल मैप है। इंडिया के लिए इसका मीनिंग और डीप है। इंडिया ज्योग्राफिकली इंडियन ओशन में सेंट्रल पोजीशन रखता है। अगर कंपटीशन मैरिटाइम हो रही है तो इंडिया को सिर्फ कॉन्टिनेंटल माइंडसेट पर नहीं चलना चाहिए। इसीलिए क्वाड इंपॉर्टेंट बनता है। इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं। अब यहां सवाल उठता है, क्या क्वाड नेटो जैसा अलायंस है? नहीं, ये फॉर्मल ट्रीटी अलायंस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है। इसका पॉइंट डिटरेंस, सिग्नलिंग, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, रेजिलियंस और मैरिटाइम ऑर्डर को सपोर्ट करना है। सागर डॉक्ट्रिन भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आती है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका मतलब है इंडिया अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में प्रोजेक्ट करता है। नेवल कैपेसिटी बिल्ड करना, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इंप्रूव करना, HADR सपोर्ट देना, आइलैंड नेशंस के साथ क्लोज टाइज बनाना, ये सब इसी डॉक्ट्रिन का पार्ट है। नीचे क्वाड स्टाइल लोगो और मैरिटाइम सिक्योरिटी डायग्राम से यही मैसेज मिलता है कि इंडिया अब सी पावर को सेंट्रल फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की तरह देख रहा है। तो स्लाइड का एसेंस ये है कि इंडो पैसिफिक शिफ्ट ने इंडिया को अपनी ज्योग्राफी को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में कन्वर्ट करने का मौका दिया। पहले फोकस जमीन पर ज्यादा था, अब समुंदर भी पावर का मेन अरीना बन गया है। और जो स्टेट इस मैरिटाइम ट्रांजिशन को समझ लेगा, वो फ्यूचर एशियन ऑर्डर को शेप करने में ज्यादा इफेक्टिव होगा। गॉट इट? इस फाइनल स्लाइड में इंडिया की आज की डिप्लोमेसी का सबसे रियलिस्टिक फॉर्म दिख रहा है। इशू बेस्ड अलाइनमेंट्स, मिनीलेटरलिज्म और इंस्टीट्यूशनल हेजिंग। पहले स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल को देखो, यूएस, चाइना, रशिया। इंडिया का रिलेशन इन तीनों के साथ सेम टाइप का नहीं है। रशिया के साथ डिफेंस लेगेसी और यूरेशियन लिंकेजेस हैं। चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज भी हैं, लेकिन बॉर्डर फ्रिक्शन और स्ट्रेटेजिक राइवलरी भी है। यूएस के साथ टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंडो पैसिफिक और लार्जर कन्वर्जेंस बढ़ रहा है। तो इंडिया को एक ही लाइन फॉलो करना पॉसिबल नहीं, उसको ट्रायंगल के बीच कॉन्स्टेंटली कैलिब्रेट करना पड़ता है। यही रियल वर्ल्ड स्टेटक्राफ्ट है। अब मिनीलेटरलिज्म समझो।
ट्रेडिशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस स्लो, कंसेंसस बाउंड और ऑफन इनइफेक्टिव होते हैं। इसलिए छोटे, अजाइल, पर्पस ड्रिवन ग्रुप्स का रोल बढ़ रहा है। I2U2, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, RIC, क्वाड, ब्रिक्स, SCO जैसे फॉर्मेट्स अलग अलग इश्यूज पर काम करते हैं। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि इंडिया एक साथ ब्रिक्स भी करे और क्वाड भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन तब होता जब स्टेट एक ही इशू पर ऑपोजिट कमिटमेंट्स ले, लेकिन यहाँ डोमेन्स अलग हैं। एक जगह कॉन्टिनेंटल और डेवलपमेंट कंसर्न्स, दूसरी जगह मैरीटाइम सिक्योरिटी, तीसरी जगह टेक्नोलॉजी या सप्लाई चेन्स। फ्लेक्सिबल कोलेशंस का मतलब भी यही है कि इंडिया ट्रीटी बाउंड रिजिड अलायंस से बचकर ओवरलैपिंग डिप्लोमैटिक ज्योमेट्रीज यूज करता है। स्लाइड के वेन डायग्राम में क्वाड, ब्रिक्स, RIC, I2U2 और इंडो पैसिफिक सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं। विजुअल का मैसेज है, इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को एक साथ यूज करता है। ये स्कैटर नहीं, डिजाइन है। इंस्टीट्यूशनल हेजिंग इस डिजाइन का एडवांस्ड पार्ट है। SCO और ब्रिक्स के थ्रू इंडिया यूरेशियन कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स और ग्लोबल साउथ एजेंडाज में प्रेजेंट रहता है। साथ ही क्वाड और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स के थ्रू मैरीटाइम बैलेंस और टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी नेटवर्क्स में एक्टिव रहता है। यानी एक प्लेटफॉर्म दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं, एक इंश्योरेंस लेयर है। अगर वर्ल्ड अनसर्टेन हो तो स्मार्ट स्टेट एक ही इंस्टीट्यूशन पर क्यों डिपेंड करेगा? एग्जैक्टली, वो ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करेगा। तो पूरे स्लाइड का कंक्लूजन ये है कि मॉडर्न इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मंत्र रिजिड अलाइनमेंट नहीं, कैलिब्रेटेड साइमल्टेनिटी है। इंडिया एक साथ अलग कैंप्स में घुस नहीं रहा, वो अलग इश्यूज पर अलग टूल्स यूज कर रहा है। इसी में उसकी ऑटोनॉमी, लेवरेज और रेजिलियंस तीनों बनती हैं। यही आज के एरा का प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजिक ग्रामर है।